तो आपने क्वेश्चन करने की कोशिश ज़रूर की होगी। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो है द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल। द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज़ 54%. द कंप्रेशन बिगन्स एट 1 bar. P1 is equal to 100 kilopascal and T1 is equal to 288 Kelvin. The maximum pressure is 75 bar. Maximum pressure is 75 bar. बहुत बढ़िया। Find heat added and work done per kg। इसका मतलब मुझे जो मास दिया हुआ है वो आपका 1 kg दिया हुआ है। एस्टिमेट द कंप्रेशन रेशियो एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर, ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, और जो चीज़ें मैं इस क्वेश्चन में ऑटो साइकिल के लिए डिस्कस करूँगा वो सारी की सारी ऑटो साइकिल में अप्लाइड होंगी। तो इसमें इतना कोई वो बात नहीं है अब, ठीक है। सबसे पहली बार ऑटो साइकिल दिखती कैसी है, तो ऑटो साइकिल दिखती कुछ ऐसी है पीवी डायग्राम में। वन टू थ्री फोर, ओके। P1 से P2 होती है आपकी एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। 2 से 3 होती हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 3 से 4 होती एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड 4 से 1 होती है आपकी हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहली बात, आईसी इंजन में जितनी भी हम साइकिल पढ़ते हैं सारी सारी एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ अजम्पशन हम लेते हैं। अजम्पशन क्या क्या लेते हैं? पहला अजम्पशन, इसमें एयर वर्किंग फ्लूइड होगा। दूसरा, सीपी गामा, ये टेम्परेचर के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, ओके। तीसरी, इसमें हम आइडल गैस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन, अगर मैं बात करता हूँ कि इस साइकिल में मिनिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम प्रेशर कहाँ पर होगा, तो मिनिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम प्रेशर होगा आपका एट 1, जो कि होगा मिनिमम प्रेशर होगा आपका P1 एंड मिनिमम टेम्परेचर होगा T1, ओके। उसके बाद T1 के बाद T2 आएगा, T2 के बाद सबसे ज़्यादा होगा T3। T3 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्यों होगा, क्योंकि हमें हीट ऐड कर रहा हूँ, और जब हीट ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और साथ ही में ये 2 से 3 जो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 2 से 3, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और मैं कर रहा हूँ एयर स्टैंडर्ड साइकिल में एनालिसिस। इसका मतलब एयर वर्किंग फ्लूइड है, तो एयर एक आइडल गैस है, वॉल्यूम कांस्टेंट भी है। इसका मतलब यहाँ पे मैं PV इक्वल टू NRT लगा सकता हूँ। तो PV इज इक्वल टू NRT लगा सकता हूँ, जहाँ पे V कांस्टेंट है, तो P इज इक्वल टू NR अपॉन VT। तो पूरा का पूरा A कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो T3 है वो मैक्सिमम टेम्परेचर किस में, ऑटो साइकिल में। तो अगर जब T3 मैक्सिमम होगा तो P3 भी अपने आप ही ऑटो साइकिल का मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा। तो इसमें जो सेंटेंस देखा था द मैक्सिमम प्रेशर, इसका मतलब मैक्सिमम प्रेशर किस जगह की बात कर रहा है, P3 की बात कर रहा है। तो मेरा P3 कितना हो गया, 75 बार, और इसी को मैं लिख दूंगा 7500 किलो पास्कल। बहुत बढ़िया ना। इसके बाद P4, और ये अपना एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो गई, बहुत बढ़िया ना। कुछ बातें अब हम और डिस्कस करते हैं ऑटो साइकिल में। पहली बात, प्रोसेस 1 से 2 आइडियल गैस है, एडियाबैटिक है और रिवर्सिबल है। इन सब प्रोसेस को हम इंटरनली रिवर्सिबल मानते हैं। इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो कि नॉन विस्कस होती हैं, जिसमें किसी प्रकार का लॉस हम कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम इंटरनली रिवर्सिबल मानते हैं। इंटरनली रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, क्या ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं? इंटरनली रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों चीज़ें सेम नहीं होते। रिवर्सिबल दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनली रिवर्सिबल होता है, एक एक्सटर्नल रिवर्सिबल होता है।
जो साइकिल इंटरनली भी रिवर्सिबल हो और एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल, उस साइकिल को हम बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल। और इस साइकिल का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका कार्नोट साइकिल, ठीक है, कार्नोट साइकिल। और थोड़ा और इसमें अगर मैं डीप जाता हूँ तो तुम्हारा मैं बोलूँगा इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे पहला जो होता है इंटरनली रिवर्सिबल, जो कि हम इन ऑटो साइकिल में और डीजल साइकिल में और डुअल साइकिल में हमें मान के चलते हैं कि सारी की सारी प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है। इंटरनली रिवर्सिबल में क्या होता है, नॉन विस्कस यानी कि इनविसिड, नो फ्रिक्शन एंड प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक, प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। एक्सटर्नली रिवर्सिबल क्या होते हैं, हीट ट्रांसफर हो रहा हो थ्रू नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब कि अगर 1 से 2 हमने इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन माना है और यहाँ पे हीट ट्रांसफर 0 है, लेकिन एक्सटर्नली रिवर्सिबल में हीट ट्रांसफर विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस प्रोसेस में होता है, तो ये एक्सटर्नली रिवर्सिबल है। ओके, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 से 2 एडियाबैटिक है, आइडियल गैस है और रिवर्सिबल है, तो ये वाली मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ, P2/P1 गामा माइनस 1 अपन गामा, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 गामा माइनस 1। बहुत बढ़िया। ओके, एंड दिस V1/V2 इज नथिंग बट कंप्रेशन रेशियो। compression ratio which is come to be V1/V2। ओके, बहुत बढ़िया। as V1 इज इक्वल टू B4, तो इसको मैं B4/V3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि इन ऑटो साइकिल कंप्रेशन रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो इज ऑल बोथ आर सेम, ठीक है। नाउ 2 से 3 की अगर मैं बात करता हूँ, हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि QV इज mCV T3/T2। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली 3 से 4 अगर मैं जाऊंगा तो प्रोसेस 3 से 4 कितना हो जाएगा आपका, T3/T4 P3/P4 के बाद गामा माइनस 1 गामा एंड V4/V3 गामा माइनस 1। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन द प्रोसेस 4 से 1 हीट रिजेक्शन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो QV इज इक्वल टू mCV T4-T1। ओके, तो ये जो मैं अब आप चीज़ें मैं स्क्वायर में बंद कर रहा हूँ, आपको ऑटो साइकिल में ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैं किस प्रोसेस में इस टाइम पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2 मैं नोट करूँगा, ये जर्नल नोट लिखने वाला हूँ कि जो मेरा R होता है वो होता है 1 + 1/C एंड C इज नथिंग बट क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर कुछ नहीं है, मीन इफेक्टिव प्रेशर एक थ्योरेटिकल प्रेशर है। थ्योरेटिकल एक प्रेशर मैं मानता हूँ जिस पे जो वर्क डन हो रहा है, टोटल वर्क डन इस साइकिल में हो रहा है क्योंकि अलग अलग, देखो, एक P1 प्रेशर पे हो रहा है और एक P2 प्रेशर पे हो रहा है, तो मैं एक प्रेशर मान के चलता हूँ कि ये प्रेशर पे इतना वर्क हो रहा है, और उसी प्रेशर को हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। और अगर मैं मीन इफेक्टिव प्रेशर की एक डेफिनेशन बोलूँ तो मुझे डेफिनेशन बोलने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इज एन इमेजिनरी प्रेशर which is used to compare engines, okay, ठीक है।
तो ये आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर हो। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट कैसे करना है, आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये ऑटो साइकिल कुछ जानकारी हो गई। इसके अलावा कुछ जानकारी है तो है एक एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी ऑटो साइकिल 1/1 r टू दी पावर गामा -1 अपॉन गामा, या नहीं होता है कि होता है मुझे पता नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है। और जब मुझे चीज़ें याद नहीं आती है तो फिर मेरे पास एक तरीका है सॉल्व करने का, एक बार हम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी कुछ नहीं है, एफिशिएंसी इज W नेट अपॉन हीट एडिशन, बहुत बढ़िया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो W नेट अपॉन हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ से मैं सारी की सारी डाटा यहाँ पे रख दूंगा और जिसके बदौलत मैं यहाँ से रिलेशन निकालूंगा जो कि हमारा आएगा एफिशिएंसी का, जो कि होगा 1/1 अपॉन r टू दी पावर गामा -1। ओके, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा जो भी मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है, अब मैं वो सब कुछ इन्हीं चीज़ों की मदद से मैं निकाल सकता हूँ। और यही एक ऑटो साइकिल का एक जनरल डिस्कशन था जिसमें कि हम सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया, हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया। T3 दी मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर, मिनिमम टेम्परेचर, देन 2 एंड देन 4। और एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये वाले जो T1 इंटू T3 इज इक्वल टू T2 इंटू T4, ये वाला रिलेशन आप बिल्कुल हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ये वाला रिलेशन ये हमको ब्रेटन साइकिल में भी, डीजल साइकिल में भी, ऑटो साइकिल में भी, रिवर्स ब्रेटन साइकिल में भी हमको ये रिलेशन बिल्कुल तटस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल हो गया। प्रोसेस में कौन कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि T2 अपॉन P1 का वो गामा -1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का गामा -1। हम ये इक्वेशन यूज क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो C है ये हमारा होता है क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो, एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं। एक पॉइंट ये है कि क्लियरेंस वॉल्यूम हम रखते क्यों हैं। देखो, क्लियरेंस वॉल्यूम रखने का मतलब क्या है कि देखो, जब हमारा जो पिस्टन है वो मूव करता है फ्रॉम TDC टू VDC, VDC टू TDC, TD के टॉप डेड सेंटर और VDC के बॉटम डेड सेंटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पिस्टन का ये TDC और VDC पता होगा। अगर मैं वो भी बताऊँगा तो फिर बहुत कुछ ये फिर पूरा मैं बता ही रहा हूँ ना। कुछ चीज़ें मैं सोचता हूँ कि आपको पता होंगी और नहीं पता है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली टेक चार्ज ऑन इट और मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम BDC टू TDC एंड TDC टू BDC हमारा पिस्टन मूव करता है। तो जब वो TDC टॉप डेड सेंटर पे जाता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से रब करना चाहूँगा। तो ये मेरा सिलेंडर है और ये मेरा पिस्टन है और ये एक क्रैंक से कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट है जो कि क्रैंक पे है। ये मेरा हो गया तुम्हारा TDC और ये हो गया तुम्हारा BDC। जब ये हमारा पिस्टन ऊपर यानी TDC पे जाता है तो फिर हम ये नहीं चाहते हैं कि ये हमारा पिस्टन लास्ट जो हमारा एंड पॉइंट है किसका, सिलेंडर का, उस पे जाके टकराए। अगर वो उस पे जाके टकराएगा तो नॉइस क्रिएट होगी, नॉइस के साथ साथ वेयर एंड टियर लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे और हमारी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हमको उसको हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना हम तेज़ उसको मूव करेंगे, जितना तेज़ मूव करेंगे हम, उसमें फ्रिक्शन की वजह से इतना हीट जनरेट होना भी स्टार्ट हो जाएगा ना, तो अननेसेसरली हमको फिर सिलेंडर को भी सेव करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सेव करना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा सेव करना पड़ेगा अगर हम क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं रखते हैं। तो क्लियरेंस वॉल्यूम रखने का मेन सिद्धांत यही है कि इसमें वेयर एंड टियर लॉसेस कम हो जाए और जो पिस्टन है और जो सिलेंडर का एंड सरफेस उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट ना हो। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक, ओके। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हम लिखते हैं π/4 d² इंटू L। D इज द डायमीटर ऑफ द बोर। बोर का डायमीटर क्या है? बोर इन द सिलेंडर का डायमीटर। और L क्या है? L क्या? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है, नाउ यहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबको रब कर रहा हूँ, आई होप कि आप सभी ने सब नोट कर लिया हो। एक बार और आप नोट कर लीजिए, बाकी मैं देख लेता हूँ कि कुछ और अगर ज़रूरत की चीज़ें हैं तो मैं आपको बता दूंगा वो।
ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, जो हमारे ऑटो साइकिल के इंजन है, इंजन बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल आर स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन कौन से होते हैं? पेट्रोल इंजन होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऑटो साइकिल ना देके वर्ड देके वो बोलता है कि पेट्रोल इंजन है या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन है। ओके, तो यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था? द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल। तो ये बोल देगा द एफिशिएंसी ऑफ एन स्पार्क इग्निशन साइकिल या फिर पेट्रोल इंजन साइकिल। तो वहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पेट्रोल इंजन साइकिल है और स्पार्क इग्निशन साइकिल है वो मेरी आईसी इंजन में ऑटो साइकिल पे चलती हैं, इसलिए वो ऑटो साइकिल की बात कर रहा है। ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक। इसके अलावा मेरे ख्याल से तो कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। और मीन इफेक्टिव प्रेशर की डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप एक बार कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, इट इज़ अ सिंगल वैल्यू ऑफ प्रेशर विच इफ एक्ट ड्यूरिंग द इंटायर स्ट्रोक गिव द नेटवर्क ऑफ द साइकिल। क्या मतलब? देखो ऑटो साइकिल देखो दो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, एक P1 प्रेशर पे चल रही है, एक P2 प्रेशर पे चल रही है। कोई दिक्कत नहीं। इंटायर प्रोसेस में प्रेशर वेरी कर रहा है, अपने साथ कर रहा है, दिख रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है मुझे। इसके अलावा मीन इफेक्टिव प्रेशर वो प्रेशर होता है कि उस इमेजिनरी प्रेशर पे अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ तो वो सेम वर्क डन निकलता है जो इस ऑटो साइकिल में निकलेगा। उसी प्रेशर को मैं बोलता हूँ मीन इफेक्टिव प्रेशर। और मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता है? मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने का तरीका होता है W नेट ओवर V1 माइनस V2। तो ये वाला भी आप चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है आपका ऑटो साइकिल में, ठीक है। और अगर अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ तो क्वेश्चन भी अब आपका बिल्कुल रत्ती भर होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो क्वेश्चन एक बार मैं दिखा देता हूँ कि सॉल्व करते कैसे, फिर आप सॉल्व करने लग जाएगा, अपने आप करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, खेलना स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका भी इसके साथ। तो क्वेश्चन के साथ खेलो, किसी के दिल के साथ मत खेलो, यही बोलूँगा। आज मेरा मॉर्निंग थॉट है। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को मेरे लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इतना ज़्यादा शोर कि पता नहीं क्यों ही नाच रहे हैं लोग इतनी गर्मी में भी, समझ नहीं आता मुझे। चलो खुशी है भाई, नाचने दो। एफिशिएंसी मुझे दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 0.54 1 माइनस 1 अपॉन R टू द गामा माइनस 1। एयर इज अवर डायटोमिक गैस, तो गामा फॉर डायटोमिक गैस इज 1.4, गामा फॉर मोनो एटोमिक 1.66, गामा फॉर ट्राइटोमिक गैस इज 1.33। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको वैल्यूज याद, गामा इज द पॉइजन रेशियो, गामा इज इक्वल टू CP/CV। और साथ में Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R विच इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला, एंड ऑल्सो Cp इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1 एंड Cv इज इक्वल टू गामा अपॉन R अपॉन R माइनस 1। बहुत बढ़िया, ओके। तो यहाँ से आपका R निकल के आएगा और R की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 6.7084। ये मेरी कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू निकल के आपके सामने आ गई है। नाउ जैसे ही मेरे पास R निकल के आ जाएगा और जैसे ही मेरे पास R निकल के आएगा मैं फिर खेलना स्टार्ट कर दूंगा। इसने क्या बोला था? R की वैल्यू निकालो, तो R की वैल्यू मैं निकाल दी है जो कि आ रही है 6.7084। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला है वर्क डन या हीट एडिशन। हीट एडिशन क्या होता है? हीट एडिशन, इसको ऐसे मिटाओ पूरा, क्योंकि मैं अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ यार, तो ख़राब क्यों करूँ भाई। ठीक है, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है इसकी ना। हीट एडिशन क्या है मेरा? MCV T3 माइनस T2। तो मुझे T3 भी चाहिए और मुझे T2 भी चाहिए। तो T3 T2 मुझे कैसे निकलेंगे? T3 T2 निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इन द प्रोसेस T2 टू T1, तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू R2 टू R गामा माइनस 1। ये मेरा T2 की वैल्यू आ गई और T2 की वैल्यू आपकी यहाँ से कैलकुलेट करने पे आएगी 626.116 केल्विन। तो ये मेरा आ गया T2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, T2 इज इक्वल टू 626.116 केल्विन। ओके, ये आपका T2 आ गया। इसके अलावा
इसके बाद अब मुझे T3 निकालना है, तो T3 मैं कैसे निकालूंगा, P3 मुझे दिया हुआ है, तो इन प्रोसेस 2 से 3 which is constant volume process and air is considered as an ideal gas, constant volume process, ideal gas, we can use PV is equal to nRT, PV is equal to nRT and P is equal to nR upon V into T, so P directly proportional to T। कोई दिक्कत नहीं है। सो विच सिंप्लाइज है P3 अपॉन P2 एंड T3 अपॉन T2। P3 पता है, P2 पता है, ओ माय गॉड P2 तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। सिमिलरली मैं इन प्रोसेस जाता हूँ, इन प्रोसेस 1 से 2, तो मुझे पता है P2 अपॉन P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1, ये मेरा R के बराबर है। सो विच कम्स आउट टू बी P2 अपॉन P1 गामा -1 अपॉन गामा इज इक्वल टू R टू द गामा -1, गामा -1 से गामा -1 जाएगा, तो विच इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू R टू द पावर गामा, और यहाँ से P2 निकल के आएगा P1 R गामा। तो यहाँ पे जो P2 की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आ रही है 14.584 बार, 14.584 बार। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ P2 इज 14.584 बार। कोई दिक्कत नहीं है। P2 की वैल्यू निकल के आ गई नाउ। तो फ्रॉम हियर P2 अपॉन P3 इज T2 अपॉन T3। तो फ्रॉम हियर T3 इज इक्वल टू P2 इंटू P3 इंटू P2 अपॉन P2। सो T3 हमारा क्या निकल के आ रहा है, T3 हमारा निकल के आएगा आपका 3219.85 केल्विन। तो मेरा जो T3 निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3219.85 केल्विन। बहुत बढ़िया। तो अब उसने बोला है हीट एडिशन, और इसने बोला है वर्क डन पर केजी का मतलब है कि मैं जो आपका मास है वो मैं आपका 1 kg लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एडिशन कितना आ रहा है, हीट एडिशन आ जाएगा M CV T3 माइनस T2, M हो गया 1 एंड CV, एयर के लिए CV क्या होता है 0.718 किलोजूल पर केजी में चल रहा है, किलोजूल पर केजी में चल रहा है, और केजी से केजी तो पता किलोजूल बचा है। और T3 मेरा कितना है 3219.85 माइनस 626.116। तो हीट एडिशन आपका कितना आ गया है 1841.56 किलोजूल। तो ये आपका आ गया हीट एडिशन 1841.56 किलोजूल। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा हमसे पूछा गया इसने डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट क्या है मेरा, डब्ल्यू नेट कुछ नहीं होता है क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड। अब क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड कैसे निकलेगा, एम सी वी T3 माइनस T2 एम सी वी T3 माइनस T4, एम सी वी कॉमन निकाला T3 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T4, तो एम सी वी T4 माइनस T2 डब्ल्यू नेट। तो ये मेरा आ गया डब्ल्यू नेट। ओके, तो डब्ल्यू नेट निकालने का तरीका समझ में आ गया आपको। मैं कुछ गलती किया क्या, T3, हाँ ठीक गलती किया हूँ मैं। क्या गलती किया हूँ देखना आप, ये आपका होगा T4 माइनस T1, तो निकल के आएगा आपका एम सी वी T3 माइनस T2 माइनस T4 प्लस T1 विच इज़ एम सी वी T3 प्लस T1 माइनस T2 माइनस T4। ये आ गया आपका डब्ल्यू नेट।
तो ये डब्ल्यू नेट का आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपको क्यू ऐड माइनस क्यू रिजेक्टेड निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो इसको रिमेंबर करने की मेरे हिसाब से इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, पर जिसे करना है वो कर सकता है, उसका 2 सेकंड बच जाएगा, ठीक है, और किसी का 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 2 सेकंड बचाना ज़्यादा ठीक लगता है, लगाने से बेहतर है, ठीक है। अब देखो T3 मुझे पता है, T2 मुझे पता है, T1 मुझे पता है, सिर्फ T4 नहीं पता है। तो T4 मैं कैसे निकालूंगा? T4 निकालने का तरीका भी सेम टू सेम है, एज फ्रॉम 3 to 4 इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो प्रोसेस 3 to 4 में क्या आ जाएगा आपका P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, विच इज T3 अपॉन T4 की पावर गामा माइनस इज इक्वल टू V4 ओवर V1 की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से हमारा T4 क्या निकल के आएगा? T4 निकल T3 अपॉन RP टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहाँ से जो T4 की वैल्यू निकल के आने वाली है वो T3 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 3219.85 केल्विन, और RP की वैल्यू क्या है देखो RP की वैल्यू होगी आपकी, RP की P3 और P4 और P4 जो है आपका, P4 तो मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ से P निकालूंगा, मैं यहाँ से निकालूंगा R, T3 ओवर T4 R टू द गामा माइनस 1, तो यहाँ से T4 निकल के वो आएगा T3 ओवर R टू दी पावर गामा माइनस 1। ओके, कंप्रेशन रेशियो तो मुझे पता है ना, मैंने निकाला है 6.7084, और T3 मैंने निकाला है 3219.85। तो बस यहाँ से T4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और T4 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? T4 की वैल्यू निकल के आ रही है, T4 की वैल्यू निकल के आ रही है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये लगता है मैंने कैलकुलेट किया लेकिन वो डब्ल्यू नेट कर लिया, तो T4 की वैल्यू लिखी ही नहीं, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो T4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 6.7084 की पावर 0.4 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाय 3219.85 which comes out to be 1503.793 केल्विन। बहुत बढ़िया, ये आ गई आपकी T4 की वैल्यू। और जैसे देखो T3 मुझे पता है, T1 मुझे पता है, T2 मुझे पता है, T4 मुझे पता है, और यहाँ पे मुझे T1 पता है, T2 पता है, T3 पता है, T4 पता है, CV नोन है, डब्ल्यू नेट निकल के आ गया है, और इसको M को मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये आपका इस पर्टिकुलर ऑप्शन का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। तो इस प्रकार से आप डब्ल्यू नेट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर कोई दिक्कत है इसके बावजूद भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ठीक है। तो ये आपका डब्ल्यू नेट भी निकल गया। अब आ गया आपका, और डब्ल्यू नेट की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 994.44 994 किलो जूल पर kg। अब आ रही है आपकी मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू। तो जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है, मीन इफेक्टिव प्रेशर मैंने क्या बोला, मीन इफेक्टिव प्रेशर एक इमेजिनरी प्रेशर है, और उस इमेजिनरी प्रेशर को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स को कंपेयर करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर इज द इमेजिनरी प्रेशर एट विच if the cycle is operated, so it will give the same amount of work as the air standard cycle is giving on operating different at different pressure। मतलब कि इसमें देखो P1 पे हो रहा है, P2 पे हो रहा है, P3 पे हो रहा है, P4 पे, अलग अलग प्रेशर पे पूरी ऑटो साइकिल डिपेंड कर, यानी कि उस पर चल रही है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर वो प्रेशर है जो इतना वर्क ये प्रोवाइड करेगी, उतना ही वर्क उस मीन इफेक्टिव प्रेशर पे वो साइकिल चलेगी, तो वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोवाइड करेगी। ये है सिंपल सी डेफिनेशन। ओके, तो P
मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, W नेट ओवर V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो यहाँ पे V1 माइनस V2 है जो, वो V1 माइनस V2 कैसे निकलेगा, V1 माइनस V2 मेरा कैसे निकलेगा V1 माइनस V2 मेरा कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और एक बात और, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अभी, क्या, मेरे पे T1 है, मेरे पे T2 है, मेरे पे T3 है, मेरे पे T4 है। तो मैं क्या मैं एक काम भी कर सकता हूँ कि मैं हीट एडिशन अलग से निकालूँ, हीट रिजेक्शन अलग से निकालूँ, और फिर हीट एडिशन मैं हीट रिजेक्शन करूँगा तो उसके बाद मेरा W 994.94 किलोजूल पर केजी आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया, W mCV T1 माइनस T1 सॉरी T2 माइनस T3 माइनस T4 माइनस T1, तो T2 प्लस T1 माइनस T3 माइनस T4, सॉरी T1 माइनस T3, सॉरी T3 प्लस T1 माइनस T2 माइनस T4। तो ये जो मैंने फॉर्मूला भी दिखाया था आपको, तो इसका कोई अब ज़रूरत नहीं बचेगा कि मैं हीट एडिशन निकाल सकता हूँ, हीट रिजेक्शन निकाल सकता हूँ, उन दोनों को माइनस करोगे तुम्हारा वर्क नेट निकल के आ जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात है ही नहीं है। नाउ V1 मेरा क्या है, V1 है मेरा, V1 कुछ नहीं है, V1 है मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम, V2 है मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम। तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा मेरा स्वेप्ट वॉल्यूम। और जो स्वेप्ट वॉल्यूम है आपका, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका आएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पे। तो जो आपका जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो आप निकाल सकते हैं, देखिए R क्या है मेरा 1 प्लस 1/C, ठीक है, 6.7084 1 प्लस 1/C। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 6.7084 माइनस 1 का रेसिप्रोकल इज 0.175 एंड क्लियरेंस रेशियो क्या होता है आपका, ये होता है आपका VC/VS, ये हो गया आपका क्लियरेंस रेशियो। तो क्लियरेंस रेशियो आपका हो गया VC/VS, और मुझे VC/VS से मुझे निकालना है आपका, क्या निकालना है, मुझे निकालना है आपका वो क्या कहते हैं VS मुझे फाइंड करना है। और VS मुझे फाइंड अगर करना है तो मैं कैसे करूँगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से तो मेरी जुगाड़ नहीं बनी है। तो जो मेरा VS है, यानी कि अगर मैं V1 की बात करता हूँ, अगर मैं V1 की बात करता हूँ, V1 मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के MRT1/P1। M की वैल्यू 1 मान के चलो, R इज़ 0.287, तो 0.287 इंटू T1 मेरा कितना है 288 केल्विन, और P1 कितना है मेरा 100 किलो पास्कल। तो यहाँ से मेरा V1 निकल के आ जाएगा। और जो मेरा V1 निकल के आएगा, V1 निकल के आएगा आपका 83.52 मीटर क्यूब पर केजी, ये V1 है। और V2 निकल के आएगा आपका RT2/P2, तो वो भी सेम आइडियल गैस से ये निकलेगा 12.45 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। ये आ गया आपका V2। तो जो मेरा V2 निकल के आ गया, तो फिर मैं अगर मैं बात करूँ तो V1 माइनस V2 क्या निकल के आएगा 83.52 माइनस 12.45, इट इज़ इक्वल टू 71.07 मीटर क्यूब पर केजी। तो P मीन इफेक्टिव क्या निकला, W नेट कितना है मेरा 994, W नेट मेरा 994.44 ओवर
71.07। तो जो मेरा मीन इफेक्टिव प्रेशर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 13.99। मेरा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है तुम्हारा, मेरा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 13.99 करके आ रहा है मेरा, 13.99 किलो पास्कल से आ रहा था मेरा, 39.99। इसको डिवाइड 100 भी कर देंगे अगर, तो ये आपका आ जाएगा बार में, ठीक है। और जो हमको आंसर गिवन था वो गिवन था मुझे पी मीन इफेक्टिव इज 14.01 बार। ओके, बहुत बढ़िया। एस हियर मैंने यहाँ पे बनवा ले रखना है और यहाँ मैंने ले रखना है तुम्हारा P2 14.484 बार। और जब मैं इनको कन्वर्ट करूँगा किलो पास्कल में तो फिर मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो, मीन इफेक्टिव प्रेशर, हर एक चीज़ मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 था और जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इन वीडियोस को मैं अब आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो इटसेल्फ इट इज़ अप टू 36 मिनट, जो कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। तो आई विश कि आपको ऑटो साइकिल का ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो। और एक बात और कि जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए करें। एक बार नहीं होता है वो बात की बात है, पर आप सॉल्व करके देखिए कि अब आपको एक चीज़ याद आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मूलास जो ऑटो साइकिल में यूज़ हो रहे थे। ऑटो साइकिल में यूज़ होने वाले जितने भी फॉर्मूलेज अगर आपको याद है तो ऑटो साइकिल का कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि ESE मेंस का भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैंने एक ESE मेंस का क्वेश्चन भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है ऑटो साइकिल के ऊपर। बेहतरीन सा क्वेश्चन था, मतलब कंप्लीट एनालिसिस का क्वेश्चन था कि आपको प्रोसेस की इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो और ये भी ESE मेंस का ही क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन ESE मेंस से, तो गेट वेट पे तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना, वो गेट में इनमें से कोई एक पार्ट आपसे पूछ लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आप आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। सो इसी नोट पे, बहुत ही बढ़िया नोट पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसी नोट पे मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल, जो कि एक जो रेस्ट 2 क्वेश्चन है उनके डिस्कशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग।